इतिहास के पन्नों में एक वक्त ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटेन की एक छोटी सी कंपनी ने किस तरह से भारत को अपना गुलाम बनाया। क्या भारत में यूरोपियों का आना एक सोची समझी साजिश थी या उनकी मजबूरी? क्या वजह थी जिस कारण अंग्रेजों को भारत में आना पड़ा? कैसे भारत को लगभग 250 वर्षों से अधिक समय तक अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाकर रखा? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। 16वीं शताब्दी के अंत का दौर, जहां भारत में एक मजबूत शासन के रूप में मुगल बादशाह अकबर शासन कर रहे हैं, वहीं ब्रिटेन में, यूरोप में यानी ब्रिटेन में अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा रही थी। ब्रिटेन में गृह युद्ध का दौर चल रहा था उस समय पर, और ब्रिटेन जो है वो मुख्यतः कृषि के ऊपर निर्भर था, लेकिन वहां पर कृषि के द्वारा उत्पादन भी बहुत कम हो रहा था। इसके अलावा मसालों की मांग भी ब्रिटेन में काफी ज्यादा थी, जिसके ऊपर डचों का अधिकार था यूरोप में, और डचों ने इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया था, जिस कारण ब्रिटिशर्स को अब एक नए अवसर की तलाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिशर्स की एक मीटिंग होती है, वहां पर कुछ शेयर होल्डर्स मीटिंग करते हैं, कुछ मर्चेंट्स मीटिंग करते हैं लंदन में, और सितंबर 1599 में एक कंपनी की स्थापना करते हैं। वो कंपनी दिसंबर तक आते आते क्वीन एलिजाबेथ के पास जाती है और ग्रांट मांगने के लिए कि हमें भारत के साथ में व्यापार करने के आप अधिकार दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को हम लोग चार्टर एक्ट 1600 के साथ में। जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ मर्चेंट्स ने कंपनी स्थापित की सितंबर 1599 में, और उसके बाद वो लोग जाकर के मिलते हैं क्वीन एलिजाबेथ के साथ में कि आप हमको राइट्स दीजिए भारत में व्यापार करने के। तो अंग्रेज जो है अब वो भारत में आने की उनकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी इसका नाम है, उसका नाम पहले कुछ और हुआ करता था, हम बात करेंगे क्या नाम था उसका। तो 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर के द्वारा भारत के साथ में व्यापार करने के अधिकार दिए। ये चार जो आप ईयर देख रहे हैं, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज करने वाले ईयर है। यहां पर ऐसी गतिविधियां होंगी कि पूरा भारत का इतिहास, भारत का प्रशासन पूरा बदल जाएगा। एक ईयर है 31 दिसंबर 1600 को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अगला वर्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट 1757, जब बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई, और इसके पश्चात भारत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रशासन भी प्रारंभ हुआ। जहां पहले ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई, उसने धीरे धीरे करके भारत में राजनीतिक प्रशासन भी अपने अंडर में लेना प्रारंभ कर दिया। 1857 की फिर भारत में एक महान क्रांति होगी। लगभग 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत को बहुत ही बुरी तरीके से लूटा। इस लूट के परिणाम स्वरूप भारत के जो जनता है, भारत के जो राजे रजवाड़े हैं, इनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हुआ, और उस आक्रोश का परिणाम हुआ एक महान क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज समझ गए वहां पर ब्रिटेन में कि अब भारत के ऊपर हमें खुद को डायरेक्ट रूल करना पड़ेगा, हम एक कंपनी के भरोसे भारत जैसे एक विशाल देश को नहीं छोड़ सकते हैं। 1858 में यहां पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, और अब सीधे भारत जो है ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गया। ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन का ताज के शासन के अंडर में प्रत्यक्ष रूप से आ चुका था। फिर दौर आता है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का, इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट होता है। कई सारे क्रांतिकारी जो हैं वो अपनी शहादत देते हैं, वो अपना बलिदान देते हैं भारत की आजादी के लिए, और अल्टीमेटली 15 अगस्त 1947 को एक और इंपॉर्टेंट इवेंट, जब भारत को आजादी मिली और भारत और पाकिस्तान नामक दो राष्ट्रों की स्थापना होती है। तो ये चारों डेट्स ईयर इंपॉर्टेंट, ये चारों ईयर के थ्रू हम एक टाइमलाइन जानने की कोशिश कर रहे हैं, किस प्रकार ब्रिटिशर्स भारत में आ रहे हैं और अपने पैर पसार रहे हैं, इतने विशाल देश को अपना गुलाम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वीन चार्टर एक्ट 1600। क्या हुआ था, मैंने आपको बताया जैसा कि क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा उन मर्चेंट्स को एक चार्टर दिया गया, एक ग्रांट दिया गया कि आप भारत के साथ में व्यापार कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट। इतना बड़ा नाम था इसका,
गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज यानी कि जो केप ऑफ गुड होप था, जिसके थ्रू वास्को डी गामा भारत में आए थे, तो केप ऑफ गुड होप के जो पश्चिम तरफ था उसको वेस्ट इंडीज कहा जाता था, और जो पूर्वी तरफ का हिस्सा है उसको ईस्ट इंडीज कहा जाता था। ईस्ट इंडीज के कुछ देश जैसे इंडोनेशिया, भारत, श्रीलंका, मलेशिया, मालदीव्स, ये सब के सब कहलाते हैं ईस्ट इंडीज के देश। ठीक है, तो यहां पर ये चूंकि नाम काफी बड़ा है, बाद में इसका नाम शॉर्ट में कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वही कंपनी है जिसने भारत जैसे एक विशाल देश और मुगलिया सल्तनत को समाप्त करते हुए अपना शासन प्रारंभ किया, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है। 217 शेयर होल्डर्स मिले, 217 शेयर धारक मिले, और उन शेयर धारकों के द्वारा एक कंपनी बनाई गई थी, उसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज, जिसे शॉर्ट में उस समय पर जॉन्स कंपनी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, अब इसकी अगर हम थोड़ी संरचना के बारे में बात करें, इस कंपनी की संरचना किस प्रकार की थी, तो 217 शेयर धारक थे जिन्हें कहा जाता था कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, यानी ये मालिकाना हक इन 217 लोगों के पास में है। मात्र 75,000 पाउंड्स में बनी कंपनी थी ये। इनके पास जो टोटल रकम थी वो मात्र 75,000 पाउंड, उस समय के हिसाब से हालांकि बहुत अधिक वैल्यू है, लेकिन अभी के हिसाब से ये कुछ भी वैल्यू नहीं रखता है। 75,000 पाउंड के आसपास इन्होंने स्टार्ट की थी एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अब ये जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर थे, ये चुनते थे 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये अपने अंदर अपने बीच में से ही चुनते थे प्रति वर्ष के लिए। 217 लोग बैठेंगे, ये वोटिंग करेंगे, जिनके पास भी 500 से ज्यादा शेयर्स हैं उन्हीं को वोट डालने का अधिकार रहेगा, 500 पाउंड से ज्यादा। यहां पर ये लोग फिर अपने में से ही 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो प्रशासन देखता था पूरा इस कंपनी का, और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एक गवर्नर को, और ये गवर्नर जो है ये भारत में रह करके ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद क्या था भारत में आने का, तो केवल और केवल एक मकसद था इसका भारत में आने का, और वो था व्यापार करना, व्यापार करके लाभ कमाना। क्योंकि ब्रिटेन में मैंने आपको बताया अर्थव्यवस्था जो है वो चरमरा गई थी, और जो मर्चेंट्स थे उनका मेन उद्देश्य था भारत के साथ में व्यापार करके हमें लाभ कमाना है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें भारत को गुलाम बनाना है। धीरे धीरे करके परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि भारत का प्रशासन जो है वो अपने हाथ में लेते चले गए। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में और आगे, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जो है ये भारत में आते हैं, कैप्टन हॉकिंस भारत में आते हैं, और मुगल दरबार में उस समय पर जहांगीर बैठे हुए थे, क्योंकि 1605 में अकबर की हो चुकी है मृत्यु, और अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर ने राजगद्दी को संभाल लिया है। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस आए जहांगीर के दरबार में। 1611 में अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहली व्यापारिक कोठी खोली गई मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसके अंतर्गत आता है, मसूलीपट्टनम। 1613 का इंपॉर्टेंट इवेंट सबसे महत्वपूर्ण यही रहेगा, सूरत में इनके द्वारा व्यापारिक कोठी खोली गई। पहले मसूलीपट्टनम में खोली गई और उसके बाद सूरत में इनके द्वारा व्यापारिक कोठी खोली गई, और यही व्यापारिक कोठी जो है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मजबूत आधार प्रदान किया। 1615 टॉमस रो ये भी जाते हैं मुगल दरबार में, टॉमस रो यहां पर आएंगे और ये मुगल दरबार में जाकर के मीटिंग करेंगे वापस से जहांगीर के साथ में। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में घुटनों के बल बैठे हुए हैं, क्योंकि उस समय पर मुगलिया सल्तनत जो है वो बहुत ताकतवर थी। ऐसा माना जाता है कि सबसे जो ताकतवर उस समय की जो सल्तनत है वो मुगलिया सल्तनत ही मानी जाती है। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंसियों का इतिहास क्या होता है। भारत में आए ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे करके एक एक एरिया को अपने कब्जे में करना स्टार्ट किया, और उन एरियो के प्रशासन के लिए उन्होंने 3 प्रेसिडेंसियां बना दी। मतलब पूरी की पूरी सोची समझी साजिश चल रही है अब धीरे धीरे करके। उनको पता चल गया भारत जो है उसमें राजनीतिक अस्थिरता है, आपस में सब लड़ते रहते हैं ये, तो इस लड़ाई का हमको फायदा उठाना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को हमको अपनाना है, यानी फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाना है।
फ्रांसिस डे एक अंग्रेज है। इन अंग्रेज ने 1639 में चंद्रगिरी के राजा, चंद्रगिरी नाम का एक क्षेत्र था जो कि कर्नाटक राज्य में आता था, तो चंद्रगिरी के राजा से उस समय पर एक क्षेत्र लिया और उसका नाम रखा गया मद्रास। हालांकि अभी नाम नहीं रखा है, एक एरिया लिया, एक क्षेत्र लिया, एक जमीन का टुकड़ा लिया और वहां पर एक किले का निर्माण करवाया। उस किले का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? बंबई, मद्रास, कलकत्ता, सूरत, तो ये रहेगा मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण करवाया मद्रास प्रेसिडेंसी में। और इसके पहले प्रेसिडेंट बनाए गए एंड्रयू कोगन। एंड्रयू कोगन साहब को इस प्रेसिडेंसी का 1655 के आसपास पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि सबसे पहला नगर निगम भी यहीं पर स्थापित होता है। मद्रास जो प्रेसिडेंसी है ब्रिटिशर्स की, अभी पहली प्रेसिडेंसी, तो मद्रास प्रेसिडेंसी को 1687 में नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन घोषित किया गया था 1686 के एक्ट के द्वारा। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? मद्रास नगर निगम। यह रहेगा मद्रास प्रेसिडेंसी का इतिहास। दूसरी प्रेसिडेंसी बनाते हैं ये बंबई में। क्या होता है? 23 दिसंबर 1554 को एक बेसिन की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ये किस किस के बीच में होगी? ये होगी पुर्तगालियों के बीच में, और एक तरफ पुर्तगाली रहेंगे और एक तरफ रहेंगे गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह। बहादुर शाह ये गुजरात के सुल्तान है, इनके बीच में एक संधि हुई। उस संधि के तहत बंबई का क्षेत्र, एलिफेंटा, सालसेट, ये वाले क्षेत्र जो हैं ये मिल गए पुर्तगालियों को। बाद में यूरोप में पुर्तगाली और ब्रिटेन दोनों के बीच में वैवाहिक संधि स्थापित हो रही थी। वहां पर कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की शादी कर दी गई थी चार्ल्स सेकंड के साथ में। एक पुर्तगाली राजकुमारी है और दूसरे अंग्रेज राजकुमार है। इसके द्वारा शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए वैवाहिक संधि की गई। उस 1661 में जब उनका विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में यह बंबई का क्षेत्र उठाकर दे दिया चार्ल्स सेकंड को, क्योंकि अब जो पुर्तगाली है वो अपना सत्ता धीरे धीरे समेट रहे हैं। उनको पता चल चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये मजबूत होती जा रही है धीरे धीरे करके, और ये क्षेत्र हमारे किसी काम का नहीं है, हम इनको दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको दे देते हैं अंग्रेजों को। चार्ल्स सेकंड को दहेज के रूप में मिल गया। चार्ल्स सेकंड ने सोचा कि मैं इस क्षेत्र का क्या करूंगा, क्योंकि मैं तो ब्रिटेन में बैठा हूं, भारत तो आऊंगा नहीं मैं घूमने के लिए। उन्होंने क्या किया, एक काम करो, मेरे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर शासन कर रही है, मैं ये क्षेत्र जो है वो उनको दे देता हूं। इन्होंने 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये वाला एरिया दे दिया 10 पाउंड वार्षिक किराए पर। उसके लिए पैसा भी लिया उन्होंने, एनुअली मैं आपसे 10 पाउंड लूंगा। उस टाइम सोचिए आप, बंबई की जो वैल्यू थी 10 पाउंड हुआ करती थी उस टाइम। 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय जो है ये सूरत से हटा करके कर दिया गया बंबई। मतलब बंबई का इन्होंने समझा कि ये सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है बंबई का, इसीलिए उन्होंने सूरत से अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया और कोस्टल जो वेस्ट कोस्टल का हेडक्वार्टर है वो बना दिया गया बंबई प्रेसिडेंसी को। बंबई प्रेसिडेंसी के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे जॉर्ज ऑक्सीडेन, 1689 के आसपास बनाए गए थे। कुछ समय के पश्चात ही इनकी मृत्यु हो गई। फिर बनाया गया गेराल्ड ऑंगियर को, जिन्होंने आधुनिक बंबई का, जिनको पिता कहा जाता है, जिन्होंने बंबई की नींव रखी। तीसरी प्रेसिडेंसी बनती है कलकत्ता प्रेसिडेंसी। क्या होता है, एक व्यक्ति है जॉब चॉर्नोक, इन्होंने 1690 में, ईयर है 1690, यहां पर बंगाल के नवाब है अजीमुस्सान। इन अजीमुस्सान से 3 गांव, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर से, सुतानुती, कालीकट और गोविंदपुर 1200 रुपए की जमींदारी पे लिए कि 1200 रुपए हम आपको देंगे, इसके बदले में आप हमको केवल 3 गांव दे दो, सुतानुती, कालीकट, गोविंदपुर। इन्होंने 3 गांव लिए। यहां पर 1696 में एक किले का निर्माण कराया और एक किला था फोर्ट विलियम, बहुत इंपॉर्टेंट। यह किले का निर्माण करने में चार्ल्स आयर का योगदान रहेगा। इसके पहले प्रेसिडेंट, इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी के पहले प्रेसिडेंट बनाए गए थे चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर साहब को यहां का पहला प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। इस प्रकार से धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपने भारत में पैर पसारना स्टार्ट किए। पहले साउथ में मद्रास प्रेसिडेंसी बना दी, उसके बाद बंबई प्रेसिडेंसी बना दी और फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना दी। अब इन प्रेसिडेंसियों के प्रशासन के लिए वो जारी करेंगे 1726 का राजलेख। जानेंगे अगली क्लास में हम लोग अगले फैक्ट्स के साथ में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो आप लोग इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए इसे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।